नमस्कार, स्वागत है आपका बात संपत्ति में एक बार फिर से। मैं रियल्टर आरजे रियल्टर रोमिल जैन आपके बीच में एपिसोड 2 लेकर आया हूं और आपके सवालों के साथ पिछले जो एपिसोड के माध्यम से आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश की थी। आज हमारे बीच में है रमेश टहलानी जी। एक बार फिर से आपके सवाल मैं पूछूंगा आपकी तरफ से और जवाब देंगे हमारे सर। हेलो। तो थोड़ा सा लाइट बनाते हैं आज को। सर, एक सवाल है कि क्या प्रॉपर्टी खरीद के अमीर बन सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं बन सकते। तो दुनिया का अधिकतर अमीर बने प्रॉपर्टी से। तो आज इतिहास देख लो, इतिहास गवाह, जितने राजा होते थे वो अमीर होते थे। वो कैसे होते थे? उनके पास संपत्ति होती थी। और उनके पास जमीन में निकाल दो तो वो कौन से अमीर है? सोने से कितना अमीर हो सकता है क्या? अमीर, ये आज इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति रही है और इसका एंड यूज भी है। आप उदाहरण दीजिए, मैं अजमेर का उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए आज से 20 साल पहले पंचशील में किसी ने प्लॉट खरीदा होगा 100-200 रुपये गज का। 200 गज का प्लॉट लिया होगा 20,000 रुपये का। कितने साल पहले? 20 साल पहले मान लीजिए। 2002 की या 2003 की बात कर रहा हूँ। 200 रुपये वर्ग गज? हाँ, 100 से 200 रुपये, 100 रुपये गज का उस टाइम रेट था। मतलब अगर 100 गज का प्लॉट है तो 10,000 का प्लॉट हो गया। 10,000 का प्लॉट है तो 20,000 का प्लॉट हो गया। आज वही प्लॉट 40 से 50 लाख का है। मेरे हिसाब से 200 वर्ग गज का प्लॉट तो शायद 1 करोड़ के आसपास होगा। हाँ, तो इसका मतलब 20 साल पहले हाँ, किसी ने 20,000 डाले तो 1 करोड़ रुपये हो गए। आराम से हो गया। तो ये तो ऑलमोस्ट 100 गुना है, 100 गुना हो गया। हो गया। तो देखिए, इससे फास्ट वेल्थ क्रिएशन कहाँ होती है? तो बट ये आपको सब्र होना चाहिए, प्रॉपर्टी सिलेक्शन होना चाहिए। सारी प्रॉपर्टी रेट नहीं बढ़ती। प्रॉपर्टी का चेक करना है, टाइटल क्या है, लोकेशन क्या है, फेसिंग क्या है, फ्यूचर यूज़ क्या है, आने वाले टाइम में क्या है, और पेशेंस। ये चीज़ें तो बन सकते हैं। मतलब पेशेंस ये तो वही वाली बात हो गई, किसी ने कहानी सुनाते स्टॉक में हमने डाला था 20 साल पहले और आज ही हो गया। रिलायंस में जिन्हें शुरुआत में डाला था आज क्या करोड़पति है। विप्रो में डाला, इन्फोसिस में डाला। इसी से स्टॉक में भी, रियल एस्टेट में भी होता है। कोई भी एसेट क्लास हो, अगर आपने फेयर वैल्यूएशन पे सही संपत्ति खरीद ली और पेशेंस रखा तो वेल्थ क्रिएट होना आम है। वेल्थ क्रिएशन का क्यों फॉर्मूला क्या होता है कि अगर जो भी जीडीपी ग्रो कर रही है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया में जीडीपी 6 से 8% की रेट से ग्रो कर रही है, बिल्कुल, अगर हमें उससे ज़्यादा प्रॉपर्टी बढ़ जाए, उससे डबल 12-14% की रेट से बढ़ जाती है तो हम बन जाएंगे। जीडीपी आज अगर आज से 25 साल में मान लो 6% के हिसाब से एक्स अमाउंट बढ़ती है, प्रॉपर्टी से डबल बढ़ जाएगी तो आपको तो वेल्दी हो जाओगे। अभी जिस तरह से लोगों की सैलरी हो गई है, जैसे आईटी के अंदर तो 2-2, 5-5 लाख रुपए कमा रहे हैं और वो कम उम्र में कमा रहे हैं, तो क्या लगता है कि उन लोगों को कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? क्योंकि वो कमा तो रहे हैं लेकिन उनको ये नहीं पता है कि रियल एस्टेट में डालने भी कहाँ, सही निवेश क्या है। जैसे कि फाइनेंशियल प्लानिंग में वैसे जैसे कन्फ्यूजन होता है। लोग कहते हैं मकान ले लेते हैं लेकिन मकान डेप्रिशिएट होता है। लोग कहते हैं कि यार फ्लैट ले लेते हैं, रेंट पे लगा देते हैं, लेकिन अंत पंत उनको इतना एप्रिसिएशन नहीं आता जितना अभी आपने ज़मीन के माध्यम से बताया है। तो क्या वाकई में ज़मीन से सबसे ज़्यादा आता है? हर असेट क्लास के अपने प्रोज एंड कॉन्स है, प्लस और माइनस है, लाभ हानि है। शेयर्स के अपने प्लस माइनस है, सोने के अपने प्लस माइनस है, एफडी के अपने प्लस माइनस है, रियल एस्टेट के अपने प्लस माइनस है। रियल एस्टेट में भी जमीन के अपने प्लस माइनस है, कमर्शियल के अपने प्लस माइनस है, मकान के, फ्लैट के, इंडस्ट्रियल के अपने प्लस माइनस है। ठीक है। तो अगर आप जब इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप ऐसे कंसल्टेंट से मिले जो आपकी नीड के अकॉर्डिंग आपको रिकमेंड करे और बता दे कि प्लस और माइनस क्या है, आपके लिए क्या सूटेबल है क्या नहीं है। हो सकता है एक दवाई हो, एक व्यक्ति के लिए सरदर्द के लिए काम आ रही है लेकिन वो दूसरे व्यक्ति सरदर्द के काम ना है। हो सकता है उसको माइग्रेन हो, उसको वो दवाई काम ना करे। हो सकता है एक व्यक्ति को बुखार, जो कोविड के लिए जिसको दवाई एक को काम आ रही है वो दूसरे को नहीं आ रही है। तो हर किसी की नीड अलग होती है, हर किसी का। कंसल्टेंसी के पास लोग जाते नहीं है, लोग आकर्षण में चले जाते हैं। दोस्त ने लिया है, देखिए वो होता है, ने लिया है तो हम भी ले लेते हैं। एक्चुअली ट्रेडिशनली भी जाते कई दफा। ट्रेडिशनली होता ना, पुराने लोग जो होते थे उस टाइम में प्रोफेशनल कंसल्टेंसी अवेलेबल नहीं होती थी, आज है। और सीधी बात, अगर आप किसी कंसल्टेंट को 1% दे रहे हो और आपके वो ठीक है पैसे बचा रहा है, आपको 10% फायदा दिला रहा है, या आपके बाकी 99 रुपये की इंश्योरेंस कर रहा है, तो वर्थ है। बाकी सीधी बात, आपको एग्जाम्पल देता हूँ। अब हम नीचे मान जी की कचौरी खाते हैं, बहुत बड़ी कचौरी, 20 रुपये कचौरी है। आप घर पे बनाओ, 5 रुपये की बन जाएगी। पर क्या स्वाद आएगा, क्या क्वालिटी आएगी? वैसा तो नहीं आएगा। टाइम कितना लगेगा, एनर्जी कितनी लगेगी? बहुत टाइम लगेगा। तो हम हलवाई मत बनो, पैसा खर्च करो। और वो अगर सही कंसल्टेंट को खर्च करोगे वो जस्टिफाई। तो सर का कहना है कि अगर आपके सर में दर्द हो, पेट में दर्द हो तो मेडिकल स्टोर पे ना जाएं, डॉक्टर पे जाएं, उसका प्रिस्क्रिप्शन लें। उसी प्रकार से इन्वेस्टमेंट के अंदर भी आप किसी ब्रोकर के माध्यम से जाएं तो बढ़िया। आपका पैसा करोड़ों रुपए रिस्क लेना है या लाख रुपए से इंश्योरेंस करना है करोड़ों का? सर, अभी आपने एक बीच में इंडस्ट्रियल वर्ड का उपयोग किया है और एक बहुत गजब का एक मतलब अभी मामला चल भी रहा है अजमेर में। इंडस्ट्रियल पार्क, जो आईटी पार्क है और जो अपने ये चाची आवास रोड पे आ रहा है। और सवाल भी ये है किसी का कि रवि कुमार जी ने पूछा है पंचशील नगर से
कि आईटी पार्क और मेडिकल कॉलेज आने से अजमेर को क्या लाभ होगा और उस क्षेत्र में कहाँ, किसमें और कितना निवेश करना चाहिए? मतलब ये मेरे को फ्यूचरिस्टिक लगता है। आईटी पार्क अगर आता है तो कई आईटी कंपनीज भी आएंगी, आईटी कंपनी आएगी तो एम्प्लॉयमेंट भी होगा। हाँ, तो अजमेर के हजारों युवा जो बाहर जॉब करते हैं, गुड़गांव में, पुणे में, हैदराबाद, बेंगलोर में, आईटी कंपनीज में, जी। उनके पास ऑप्शन होगा कि वो अपने अजमेर में अपने घर पे बैठ के अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के कर सकते हैं। हाँ। तो आज उनकी सेविंग होगी, आज वहाँ बाहर रहने की कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा होती ज़्यादा है, है, तो यहाँ उनके पैसे बचेंगे। बिल्कुल। कई लोग फैमिली से दूर रहते हैं मजबूरी में, उनकी मजबूरी दूर होगी। मेडिकल कॉलेज होगा तो ऑफकोर्स ज़्यादा लोग पढ़ने आएंगे, तो आसपास के इलाकों में एम्प्लॉयमेंट होगा, जी। रियल एस्टेट की डिमांड बढ़ेगी, मेडिकल फैसिलिटी बढ़ेगी, तो ओवरऑल इकोनॉमी को, सोसाइटी को, दोनों को फ़ायदा होगा। नहीं तो यहाँ फोन आ गया आपका सर। तो यहाँ जो है, अगर हम ऐसा मान लें कि कोई इन्वेस्ट कर दे, तो क्या यहाँ पंचशील वाला जो आपने उदाहरण दिया वो साइकिल होगा, हो सकती है? होगा। यानी कि अभी आप देख रहे हो, एग्जाम्पल मैं आपको दे दूँ, टेक एग्जाम्पल ऑफ ड्रीम एस्टेट जी। आज से जब 3-4 साल पहले हम कर रहे थे तो वहाँ 5 साल पहले 10,000 लोगों को महंगा लग रहा था, आज वहाँ 30,000 प्लॉट नहीं मिल रहा है अंसल के पास में। जी। आज मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हमने एक चंद्रकला विहार किया था, तो आज से 2 साल पहले लोगों को 10,000 महंगा लगता था, 11,000 महंगा लगता था, आज 20,000 में अवेलेबल नहीं अच्छे यूनिट्स। तो जब 3 साल में डबल हो सकता है तो आप अंदाजा लगाइए, अगर 3 साल या 4 साल में डबल होने लगे और 5 साइकिल घूम गया तो आप सोच सकते हैं कितना होगा। आज आपको 1 लाख 3 साल 5 2 लाख होगा, 2 का 4 होगा, 4 का 8 होगा, 8 का 16 होगा, 16 का 32 होगा। ऐसे कंपाउंडिंग काम करता है। मतलब आपके हिसाब से प्रॉपर्टी भी लेनी है तो अपने को प्रॉपर्टी बट क्या है, नई जगह लोगे जहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं है, क्योंकि क्या होता है, ग्रोथ कर्व होता है। ग्रोथ का कर्व शुरुआत में बड़ा ऐसा होता है, बाद में ऐसा हो जाता है, ग्रोथ रेट कम हो जाती है। आज वैशाली में इन्वेस्ट करोगे, सिविल लाइन में करोगे, वहाँ इतना फायदा नहीं होगा जितना आपको नए एरियाज में होगा। अच्छा, अभी मान लीजिए कोई, किसी के पास अगर पैसे नहीं है और इन्वेस्ट करना चाहता है, तो लॉन्ग रन में क्या वो लोन से लेकर के इन्वेस्ट कर दे? मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि लोन लेके तो इन्वेस्ट करने का कोई सेंस नहीं है। हाँ, मान लीजिए अगर आपको ऐसी प्रॉपर्टी लेनी है जहाँ आपका 50% है, 50% नहीं है, 50% पॉकेट में हो, 50 एटलीस्ट 50% आपके पास खुद का होना चाहिए, और 50 से ज़्यादा लोन नहीं होना चाहिए। वो भी तभी जब आपको लगे कि फ्यूचर पोटेंशियल अच्छा है। अगर आप एंड यूज़र हैं, अगर आपको खुद को इस्तेमाल करनी है, तब तो लोन लीजिए, लोन लेना ही चाहिए। आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ले रहे हो, आपके 10 लाख 20 लाख है, 80 लाख का लोन लीजिए, लेना ही चाहिए। बट अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोन लेंगे तो प्रैक्टिकली फाइनेंशियल नॉलेज के बेसिस पे कहूँगा एडवाइजेबल नहीं है। इसका रीज़न बता दूँ, मान लीजिए आप इंटरेस्ट देंगे 9%, आपको रिटर्न आया 12%, तो क्या फायदा? 12% रिटर्न आया, उसमें 30% टैक्स चला जाएगा। यस। तो आपको नेट तो बचा 8%, लेकिन आप इंटरेस्ट दे रहे हो 9%, क्या फायदा? मतलब वार्षिक 9% इंटरेस्ट तो जाएगा ही जाएगा। और आपका अगर एवरेज 12 से 14% आएगा, अभी तो मार्केट तेजी थी 20% आ गया, कल को मार्केट तेजी नहीं थी 12% ही आया, तो आपने 12 प्रॉफिट कमाया, उसमें 30% टैक्स दोगे, 20% टैक्स दोगे, फिर बचा क्या आपको? फिर इतनी जद्दोजहद करने की जरूरत क्या? लेकिन सर इसमें एक चीज़ और मैं कहूँगा, प्रॉपर्टी किस तरह की, जैसे लोग क्या एग्रीकल्चर प्लॉट की तरफ आकर्षित हो जाते हैं क्योंकि वह रेट कम होती है और एडीए की प्रॉपर्टीज जो होती हैं, जो अप्रूव्ड होती हैं, वो ज़्यादा होती हैं। तो लोग कहते हैं ये भी ज़मीन है वो भी ज़मीन है। उस केस में आप जनता को क्या सलाह देना चाहेंगे, सही सलाह? क्योंकि 20 साल 22 साल के जो बच्चे हैं या जो नए युवा हैं वो एकदम से भटक जाते हैं और उनको सही सलाहकार नहीं मिलता। आपने स्टॉक मार्केट सुना है, एक होता है स्मॉल कैप, एक मिड कैप, एक लार्ज कैप। बिल्कुल सही है, लार्ज के सेफेस्ट माना जाता है। यस बिल्कुल, ब्लू चिप कंपनी शायद। मिड कैप ऐसा होता है कि हाँ फ्यूचरिस्टिक चीज़ें हैं, फ्यूचर बड़ी कंपनी बन सकती है, नहीं बन सकती। स्मॉल कैप ऐसा होता है कि बहुत ही रिस्की होता है। 100 में से 1 या 2 स्मॉल कैप होती है जो मिड कैप बनती है या लार्ज कैप बनती है। ठीक है, जितनी स्मॉल कैप में जाओगे उतना रिस्क ज़्यादा है, उतना रिटर्न भी ज़्यादा है। लार्ज कैप में रिस्क भी कम है, रिटर्न भी कम है। ठीक है। अब आपका रिस्क के पड़े क्या है? युवा लोग हैं, रिस्क लेना पसंद करते हैं, तो आप मेंटली तैयार भी रहिए लॉस करने के लिए, क्योंकि जो सफलता का और फायदे का शॉर्टकट होता है वो नुकसान का भी फास्ट कट होता है। वेरी नाइस, क्या बात बोली सर। मिड कैप फिर भी कीजिए, मैं मीडियम को सलाह दे रहा हूँ। आउटस्कर्ट्स में नए एरिया में क्या होगा, ये मिड कैप है, इनके पोटेंशियल है लार्ज कैप बनने की, ठीक है, 10 में से 8 बन जाएंगे, लेकिन स्मॉल कैप नहीं बनेंगे। रही बात एग्रीकल्चर, इंडिया में अभी जितने भी कोर्ट केसेस चल रहे हैं आधे से ज़्यादा जमीनों के ऊपर है, और मैक्सिमम एग्रीकल्चर जमीन है। एग्रीकल्चर में ज़्यादा है। अब कई हमने देखे फ्रॉड होते हैं, कोई क्लाइंट ने ले ली, देखा देखे ले ली, बाद में मालूम पड़ा मास्टर प्लान में वो रोड में जा रही है, ये होता है, या ग्रीन बेल्ट में आ गई, या एजुकेशन बेल्ट में, या किसी स्कीम में आ गई, या तालाबी ज़मीन हो गई, उसको कच कर ही नहीं सकता। उस केस में क्या करोगे? दूसरी बात, एग्रीकल्चर ज़मीनों के लिए ऑफकोर्स कई मतलब वाइट लोन तो मिलता नहीं है, वाइट पैसा भी बहुत कम होता है।
तो ये डिपेंड करता है। बाकी मैं कहता हूँ अगर आपको नॉलेज नहीं है, अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है एग्रीकल्चर में, तो नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए जब तक आपको एक्सपर्टाइज ना हो। या तो एडी अप्रूव में करो, अप्रूव लीजिए, अप्रूव में क्या, आप कम से मन की शांति तो है, पीस ऑफ माइंड तो है। आप इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हो? अच्छे फ्यूचर के लिए ना, ताकि पैसा ग्रो हो ना। एब्सोल्युटली राइट। अब आप थोड़े ज़्यादा रिटर्न के लालच में रिस्क लेने को तैयार है तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैन टू मैन, मैं नहीं कर सकता। चल, ये तो आपने सर बहुत सही तरीके से समझाया है। एक चीज़ और है जो लोगों के सवाल आ रहे हैं बार बार कि साहब अजमेर में इतनी रेटें क्यों बढ़ती हैं, ऐसा क्या कारण है? मुझे लोग बोलते हैं आपने इतनी रेट बढ़ा दी। इवन लोग ये भी कहते हैं कि रेट बढ़ाने के पीछे ना ब्रोकर्स जिम्मेदार हैं। देखिए ब्रोकर्स तो बहुत छोटा समुदाय है, डिमांड सप्लाई कुछ हद तक सही है, 100% नहीं, 10-20% बाद में सच्चाई है। कई ब्रोकर्स भी रेट बढ़ाने में होते हैं, कई मैनिपुलेट भी करते हैं, पर जो सही प्रोफेशनल ब्रोकर होता है। बढ़ने का कारण जानना चाह रहे हैं लोग कि आखिर क्या रीजन है इतनी पिछले कोविड के बाद से ये मान के चलिए पूरे इंडिया में प्रॉपर्टी की तरफ रुझान बढ़ा है। कोविड के बाद से तो कोविड के बाद क्या है कि एक्चुअली 1-1.5 साल लोग घरों में रहे जी, तो जब निकले अचानक तो उनको लगने लगा कि यार हमारा घर बेहतर होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, खुला होना चाहिए। तो जो लोग शहर के पुराने एरियाज में रहते थे या पुराने घरों में रहते थे, उन्होंने नए डेवलपमेंट में खर्चा किया, नई जगह पे जाके रहने लगे, निकलने भी है। और आज से 5 से 10 साल पहले ट्रेंड ये होता था कि शहर के जितना नज़दीक हो बढ़िया है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पास रहता है, मार्केट पास रहता है। लेकिन पिछले 5 साल से मार्केट बदल गया है। ऑनलाइन क्विक कॉमर्स, ई कॉमर्स के कारण आपको हर चीज़ की घर पे डिलीवरी मिलती है। तो ये फर्क नहीं पड़ता है कि आप कचहरी रोड पे रहते हो या जनाना अस्पताल के पास रहते हो, आपको हर चीज़ वहाँ मिल जाती है, चाहे सब्जी हो चाहे किराना हो। फिर आज शहर के पास रहने की प्रॉपर्टी कीमतें ज़्यादा होती है, तो आदमी अब वही जो 1 करोड़ की चीज़ उसको 50 लाख वहाँ मिलती है, तो उसको नुकसान क्या है? बिल्कुल सही। 50 लाख बच रहे, अब 50 लाख बच रहे हैं, सीधा सीधे 40 से 50 हज़ार उसका इंटरेस्ट की बचत हो रही है, तो वो कहीं और भी खर्च कर सकता है। तो इसलिए लोग आउटस्कर्ट्स में जा रहे हैं। दूसरी बात, अब लोगों ने सोचा है कि बेहतर घर होना चाहिए। कोविड पे पहले तो लोग कॉम्प्रोमाइज़ करके रहते रहे, अब नहीं रहते हैं। इसके अलावा कोविड के बाद जो वर्क फ्रॉम होम था, तो अजमेर में हज़ारों से युवा थे जो आईटी कंपनी जॉब कर रहे, वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे जी। जब अपने घरों में आया तो मालूम पड़ा कि साल भर हो गया, हमारे खर्चे तो हो नहीं रहे, पैसा भी है, अब इस पैसे का सही यूटिलाइजेशन होना चाहिए, तो इन्वेस्ट किया है। इसके अलावा अजमेर में मेजॉरिटी कम्युनिटी सिंधी कम्युनिटीज़ जी, 20-22% के आसपास सिंधी कम्युनिटी अजमेर में, और हर सिंधी कम्युनिटी हर घर में मान लीजिए एक NRI होगा, और वो NRI थे दुबई में, अफ्रीका में बहुत सारे हैं। वो लोग जब कोविड के बाद अनसर्टनिटी थी, पता नहीं क्या होगा, अब पैसा वहाँ रखे, दुबई में रखे या अफ्रीका में रखे, तो कई लोग पैसा लेकर आए। अब उनका बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा है जिसकी ग्रोथ नहीं हो रही, बैंक अकाउंट में क्या मिलेगा इंटरेस्ट? 3%, 6%, FD में 7%, उस तरह क्या मिलेगा? उसके बाद में लगा कि यार हो सके फ्यूचर में ज़मीनों में कर लेते हैं, और उन्होंने इन्वेस्ट किया और रेटें बढ़ी, और ऑफकोर्स डिमांड बढ़ी और अच्छा रिटर्न मिला। इसके अलावा अजमेर एक रिलीजियस टूरिज्म के लिए इंडिया का इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है। इंडिया के टॉप 5 सिटी में अजमेर का नाम आता है, जहाँ रिलीजियस टूरिज्म के कारण हर साल लाखों लोग आते हैं। अभी देखिए उसके टाइम में भी करोड़ों लोग। ये एक मोहम्मद सलीम साहब ने पुष्कर से पूछा है, आपने पर्यटन का नाम लिया, धार्मिक पर्यटन स्थलों के पास प्रॉफिट खरीदने के क्या फायदे हैं? देखिए ट्रेडिशनली अगर देखा जाए, आज पहले 10-15 साल से हम लोग घूमने जाते हैं, कोई मॉरिशस जाता है, कोई सिंगापुर जाता है, कोई थाईलैंड जाता है, या हांगकॉन्ग दुबई जाते हैं। आज से 15-20 साल पहले हम कहाँ जाते रहे? हमारे पिताजी दादाजी कहाँ जाते थे? धार्मिक स्थलों पे जाया करते, कोई वैष्णो देवी चला गया, कोई तिरुपति चला गया, कोई अमृतसर चला गया। बिल्कुल सही है। तो पहले पर्यटन स्थल बनाए, धार्मिक जगह होते रहे कि भाई ठीक है दोनों काम हो जाएंगे, भाई ईश्वर के दर्शन भी हो जाएंगे और घूमना फिरना भी हो जाएगा। ये ट्रेडिशन आज भी है। दूसरी बात, भारत एक सांस्कृतिक देश है, धर्म प्रधान है, लोग डरते हैं आज भी। भारत में यूरोपियन की तरह नहीं है, यहाँ विविधता है, यहाँ प्लस जितने भी धार्मिक स्थल है वहाँ घूमने का भी हो जाता है, तो एक पन दो काज हो जाते हैं। इन्वेस्ट करना बढ़िया है, क्योंकि इंडिया ऐसी कल्चर है जहाँ पे लोग ट्रस्ट करते हैं। अब सर एक सीधा सवाल है, उसका सीधा जवाब आप दें। हरिबाऊ से कायड़ से सुरेश कुमार जी ने पूछा है कि कौन से इलाकों में अगले 5 सालों में निवेश से सबसे बढ़िया रिटर्न मिलने की उम्मीद है? मतलब ये जानना चाहते हैं कि मुझे जगह बता दो, मैं कर दूं इन्वेस्ट। हम फ्यूचर और लोकेशन के हिसाब से मास्टर प्लान चेक करते हैं, तो पंचशील के और शास्त्री नगर के आगे जो जनाना अस्पताल वाला रोड है, लोहागल रोड जी, सीकर रोड, पिछले 5 साल में हमने वहाँ देखा है। तो पिछले 5 साल में देखा है कि पुष्कर बाईपास से पहले वाले एरियाज में काफ़ी अच्छी ग्रोथ रही। बिल्कुल। अब पुष्कर बाईपास के आगे चाची आवास तक जा सकते हैं। जयपुर रोड पे जहाँ से पुष्कर बाईपास शुरू होता है, करुणालय है, जहाँ ये आकाशवाणी है, अंसल से पहले इस रोड पे अगले 5 साल में काफ़ी अच्छा मूवमेंट आएगा। रीज़न बिंग एयरपोर्ट की कैपेसिटी बढ़ गई है, फ्लाइट बढ़ रही है, तो लोग उसी एरिया से आएंगे। अगर IT पार्क बनता है, मेडिकल कॉलेज बनता है, मेडिकल कॉलेज बनेगा तो
हो सके सैकड़ों डॉक्टर्स आएंगे पढ़ने के लिए, तो डॉक्टर्स को हॉस्टल भी चाहिए होगा पढ़ने के लिए, और कई डॉक्टर प्रोफेसर भी आएंगे, उनको रहने के लिए घर चाहिए होगा, तो वो भी सोचेंगे आसपास तो समय बचे। तो कई जैसे अरेंज विहार जैसी कॉलोनी है, या वहाँ पे कायड़ में 1-2 कॉलोनी है, उन पे अच्छी डिमांड आएगी, वहाँ रहने को पास पड़ेगा। आईटी पार्क आता है, तो आईटी पार्क में अगर कंपनीज आएंगे तो देखिए एयरपोर्ट से आएंगे, किशनगढ़ से उसी रोड से आएंगे, पुष्कर जाना है तो उसी रोड से जाना है। तो पुष्कर अभी डेस्टिनेशन वेडिंग में इंडिया में टॉप 5 लोकेशन में आ चुका है। तो उस रोड के आसपास, पुष्कर बाईपास के आसपास, जयपुर रोड से लेकर पुष्कर के बीच में मेरी पहली चॉइस ये है। अगर आपको कहीं लगता है बजट कम है और आप 5 से 10 साल वेट कर सकते हो, तो चाची आवास की तरफ जाए, वहाँ पे तरफ करेंगे, वहाँ अप्रूव प्लॉट मिलेंगे तो फायदा होगा। अगले 5 साल के लिए पुष्कर बाईपास के आसपास, 5 साल के बाद चाची आवास के आसपास। तो सुरेश जी, आप कायड़ में रहते हैं, आपके इर्द गिर्द जो इलाके हैं उनमें आप निवेश करें, सर ने जिस तरह से बताया है। और अच्छा, एक सवाल और सर, जैसे कि अभी नया जो हाईवे है जो जयपुर से पुष्कर की तरफ जा रहा है, ऐसा ही सेम हाईवे हमें जयपुर में 200 फीट भी लगता है। तो आप क्या उसको देख रहे हैं विजन भविष्य में कि ये हाईवे किस तरह का हो जाएगा, या क्या किस तरह का होने वाला है? कुछ विजन दे सकते हैं? देखिए, हर कॉलोनी के कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। जहाँ बाईपास निकलता है, हाईवे निकलता है, उसके कुछ फायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। फायदा नंबर 1, कम्युनिकेशन ईजी होता है, कहीं भी आना जाना हो। मान लीजिए कोई किशनगढ़ में बिजनेस है, मार्बल का है, वो अजमेर रहता हो, उसके लिए कितना आसान रहेगा, जयपुर रोड के पास रहेगा। बिल्कुल। या किसी को ब्यावर आना जाना हो, नसीरात आना जाना हो, तो जिसको आना जाना अप डाउन करना हो, उसके लिए तो बहुत आसान है, समय बचता है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं यार हमें शोर शराबा नहीं चाहिए, पॉल्यूशन नहीं चाहिए। तो अगर आप बिल्कुल एट द हाईवे पर है तो ऑफकोर्स पॉल्यूशन रहता ही रहता है। थैंक्स अभी ईवी बन रही है तो पॉल्यूशन भी नहीं है, शोर शराबा नहीं है, तो फ्यूचर में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और तो इस मुख्य सड़क पे जैसे आपके होटल्स, रिसोर्ट, आपको चीज आप कहीं भी देखिए, ग्रोथ वहाँ होगी जहाँ ईजी कनेक्टिविटी होगी। ईजी कनेक्टिविटी, इसकी कनेक्टिविटी तो अच्छी है। जहाँ भी चौड़ी सड़कें होगी ना, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अजमेर में आप एक पंचील एरिया जानते हैं? हाँ जी है। पंचील से पहले बलदेव नगर, बालाजी नगर, पायलट नगर, ये आते हैं। बिल्कुल है। ठीक है, वो पहले आते हैं। उससे पहले वैशाली में जाएंगे, शांतिपुर आता है, कैलाशपुरी आती है। ठीक है, उनसे अब ज़्यादा महंगा पंचील क्यों है? अच्छा, बिल्कुल सही है, क्योंकि वो कनेक्टिविटी है, चौड़ी सड़कें हैं, 90 डिग्री पे सड़कें हैं। अगर आदमी कहीं जॉब करता है, ऑर्गेनाइज्ड है, वो ऑर्गेनाइज, अप्रूव्ड एंड डेवलप, जो हमारा थीम चलता है, हम जो सूक्ष्म से काम करते हैं, अप्रूव्ड ऑर्गेनाइज डेवलपर, ये सब फॉर्मूला है ग्रोथ का। बाकी सस्ते में लेंगे तो सीधी बात है, सस्ता कह रहे महंगा रो एक बार, एक बार सर सस्ता प्राइस को मत देखिए, क्योंकि मैंने देखा है 10,000 वाले प्लॉट भी महंगे होते हैं और 25,000 वाले भी सस्ते होते हैं। वैल्यू क्रिएशन हो उसमें देखिए, आसपास इन्वेस्टमेंट वो देखिए। और रही बात अगर प्राइस की बात होती है, तो आज अजमेर में सबसे ज़्यादा कचौरी किसकी बिकती है? गोल प्याऊ, मांझी, खंडेलवाल की बिकती है, उनकी सबसे महंगी है। हाँ, महंगी है। सस्ते वाले पॉपुलर नहीं है। आईफोन सबसे महंगा आता है, फिर भी सबसे ज़्यादा बिकता है। सही बात है। तो प्राइस मत देखिए, वैल्यू देखिए। वैल्यू, आप चाहते हैं वैल्यू पर जाएं, तो आप हमेशा वैल्यू पे ध्यान दें। इन्वेस्टमेंट करते समय सर का कहना यह है कि आपको कोई चीज़ महंगी लग रही है तो वो सस्ती हो सकती है। एक पॉइंट और जोड़ूंगा, जिस प्रॉपर्टी के जितने ज़्यादा ग्रोथ के चांसेस होंगे उतनी महंगी होगी। बिल्कुल सही बात है, स्टॉक मार्केट में भी ऐसा ही है। सर एक सवाल है, ये वैसे तो आपसे संबंधित लगता नहीं है, लेकिन आया है तो पूछ लेता हूँ। बीके कॉल में नकुल जैन पूछ रहे हैं कि मुख्य सड़क पे तो प्रॉपर्टी की रेट्स इतनी ज़्यादा होती हैं, वहाँ पर हॉस्पिटल्स वगैरह बने हुए हैं, लेकिन मुख्य सड़क टूटी हुई है और वो इतने टाइम से टूटी हुई है, तो हम जनता कहाँ जाके कंप्लेन करें कि एटलीस्ट आवागमन तो सही हो जाए? इसका कुछ जवाब? अपने जो जनप्रतिनिधि हैं, आपके पार्षद हैं, विधायक जी हैं, अच्छा, उन तक लेटर लिखें या उनसे बात करें, अपनी शिकायत कराएं। अधिक वही लोग हैं जो पार्षद होंगे, नगर निगम में जाएंगे, विधायक भी होंगे। कोई ऐसा सरकारी दफ्तर हो सकता है जहाँ पर जाके शिकायत कर सकें? ऑनलाइन कई ऐप है, शायद नाम बोल रहा हूँ, कुछ ऐसी ऐप है जहाँ भी अगर आपको कोई भी ऑनलाइन एप्लीकेशन सर्च करके आप अपने सवाल का कर सकते हैं, उसमें डाल सकते हैं। नगर निगम की है एप्लीकेशन, आप डाल सकते हो। आप क्या ज़मीन बेचकर कमाए गए लाभ को फिर से ज़मीन में निवेश कर सकते हैं टैक्स बचाने के लिए? हितेश मल्होत्रा पूछ रहे हैं वैशाली नगर से। कैपिटल गेन के नियम है कि अगर आपने ज़मीन बेची है, आपने अगर एग्रीकल्चर ज़मीन बेची है, रेजिडेंशियल ज़मीन, कमर्शियल ज़मीन, इंडस्ट्रियल ज़मीन या कमर्शियल प्रॉपर्टी बेची है जी, तो उसका जो प्रॉफिट होगा जी वो टैक्सेबल होता है। 2 साल से पहले बेचते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, 2 साल बाद बेचते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आपको एक सुविधा देती है सरकार कि आप उसको इंडक्शन होकर री इन्वेस्ट कर सकते हैं। री इन्वेस्ट करेंगे
तो आप टैक्स बचा सकते हैं, बट उसमें कुछ शर्तें हैं। अच्छा। कि आप री इन्वेस्ट करेंगे तो सिर्फ रेजिडेंशियल बिल्टअप प्रॉपर्टी में करेंगे, बनी हुई में। बनी हुई कुछ बना होना चाहिए, अच्छा, मकान निर्माण बना होना होना चाहिए। अगर आप सिर्फ जमीन लेंगे, एग्रीकल्चर बेच के एग्रीकल्चर तो आपको नहीं मिलेगा। अच्छा। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री सब भी बेच के आपको रेजिडेंशियल लेना पड़ेगा जिसमें कुछ बना हुआ हो। अब ये डिफाइड नहीं कितना बना हुआ है, 100 स्क्वायर फीट भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, तो एटलीस्ट कुछ बना हुआ। अगर आपको आपका पर्पज सिर्फ इन्वेस्टमेंट है तो बड़ी जमीन लीजिए रेजिडेंशियल, उसमें थोड़ा निर्माण कर लीजिए, आपको प्रॉपर्टी का अप्रिसिएशन मिल जाएगा और ज़्यादा कंस्ट्रक्शन भी नहीं कराना पड़ेगा। अगर आपको यूज़ है तो जितना चाहे बना सकते। किसी भी तरह की प्रॉपर्टी बेच रहे हैं आप और उसमें आने वाले प्रॉफिट को आप बने हुए मकान में ही रेजिडेंशियल में इन्वेस्ट करेंगे तो ही और कानून जो आया है जिससे बहुत फायदा हो कैसे गया। बचेंगे हितेश जी? अब कई लोग प्रॉपर्टी इसलिए बेचते हैं क्योंकि उनको कोई ज़रूरत होती है, जैसे बच्चे की पढ़ाई या शादी या कुछ और काम हो, बिजनेस के लिए एक्सपांशन, तो उन लोगों के लिए समस्या आ जाती है यार अगर बेचेंगे लॉन्ग टर्म 20% कैपिटल गेन टैक्स बहुत ज़्यादा है और हम री इन्वेस्ट भी नहीं करना है, तो 20% टैक्स भारी पड़ता रहा। पर अभी जुलाई में जो आया है कि 12.5% टैक्स दे के वो कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ये भी एक अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी है। तो कई लोग हैं जो री इन्वेस्ट करने के बजाय 12.5% टैक्स देना पसंद करेंगे। सर पंचशील नगर से दीपेंद्र सिंह जी बोलते हैं कि एडी अप्रूव तो ठीक है, ये रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स में निवेश करना सुरक्षित है क्या? रेरा क्या है सर? रेरा RERA रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जैसे बैंक्स के ऊपर सेबी होता है। अच्छा। बैंक के ऊपर आरबीआई होता है, स्टॉक मार्केट सेबी होता है, जो IRD होता है, रियल एस्टेट कंपनीज के ऊपर रेरा होता है। रेरा कानून आया था करीब 6-7 साल पहले। इसका पर्पज यही था कि लोगों को प्रोटेक्ट किया जाए, इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट किया जाए, जो होम बायरों को प्रोटेक्ट किया जाए। जी जी। पहले ऐसा होता था कि बिल्डर बहुत बड़े वादे करते थे कि हम ऐसा डेवलपमेंट करेंगे, हम इस समय बनाएंगे, पर जब फाइनल डिलीवरी की बात आती थी उनके कंप्यूटर फेल होते थे, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ होता था या समय पे डिलीवरी नहीं होती थी, तो काफ़ी कंज्यूमर को लॉस होता था। जी। उससे बचने के लिए रेरा बनाया कि अब बिल्डर जो भी ऐसे जगह जहाँ पे 500 गज से ज़्यादा का डेवलपमेंट है या 8 से ज़्यादा यूनिट है, अच्छा, और अंडर कंस्ट्रक्शन है या जिसपे कंप्लीट सर्टिफिकेट नहीं है या ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं है, जी। उसको रेरा रजिस्टर करना जरूरी है। अच्छा। कस्टमर अगर वो रेरा रजिस्टर्ड है तो एक अथॉरिटी है एटलीस्ट साथ में आपके, जो अगर बिल्डर के कमिटमेंट फेल होने पर आपका सहयोग करेगी, उसको पेनल्टी इम्पोज कर सकती है। सुरक्षित का तो 100% सिक्योर तो नहीं है, लेकिन हाँ आपका खतरा काफ़ी कम हो जाता है अच्छे लोगों के साथ। अगर आप देखिए कार चला रहे जी। हैं, अगर आप सीट बेल्ट बांध देंगे जी तो आपका रिस्क कम हो जाता है। बिल्कुल सही है। लेकिन आप ये कहें कि सीट बेल्ट लगा के कार ठोक दूं तो बच जाऊंगा क्या, तो उसकी भाई हाँ आपको चोट कम लगेगी लेकिन चोट तो लगेगी। अगर आप अंदर रेरा के अलावा और भी चीज़ें देखिए कि वह बिल्डर की पुरानी रेपुटेशन कैसी है, उसका पुराना प्रोजेक्ट कैसे है। अच्छा। आसपास से चेक कीजिए, किसी भरोसेमंद रेपुटेड रियल्टर की सलाह लीजिए, तो आपको सही गाइड मिल सकती है। रेरा के पूरे भरोसे रहने की सलाह रहेगी नहीं है, मैं नहीं कहूँगा रेरा के 100% भरोसे रहे, सिर्फ रेरा देख के प्रोजेक्ट नहीं, ऐसा ना ले। रेरा के कई केसेस मैंने अटेंड किए हैं, रेरा रजिस्टर्ड होने के बाद भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो रेरा आपको प्रोटेक्ट करता है जब तक कि प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता है। अच्छे बिल्डर्स के साथ इन्वेस्ट करें, बिल्कुल आपका निवेश सुखद रहेगा। सर ये प्रदीप सिंह जी पूछ रहे हैं वैशाली नगर से, गौमुखी और नाहरमुखी प्लॉट क्या होते हैं? क्या शुभ अशुभ, क्या शुभ अशुभ क्या होता है सर? कई प्लॉट ऐसे होते हैं, अधिकतर प्लॉट रेजिडेंशियल जो होते हैं वो आयताकार या वर्गाकार होते हैं, पर कुछ प्लॉट ऐसे होते हैं जिनकी कुछ भुजाएं छोटी या बड़ी होती है। जी। जैसे कि कई ऐसे प्लॉट होते हैं, ये चौकोर प्लॉट है, अगर आगे से चौड़ा है और पीछे से छोटा है तो आगे का चौड़ा उसको कहते हैं नाहरमुखी। अच्छा। और अगर आगे से छोटा है तो उसको कहते हैं गौमुखी, यानी गौ का मुख होता है एक और शेर का मुख होता है। अब वास्तु के कई ग्रंथों में लिखा हुआ है कि घर बनाने के लिए नाहरमुखी प्लॉट अच्छा होता है, जिसका मुंह अच्छा, और सॉरी गौमुखी अच्छा होता है, गौमुखी अच्छा होता है, नाहरमुखी सही नहीं रहता। और कमर्शियल के लिए नाहरमुखी सही होता है। अच्छा। और नहीं रहता है। अब एक्चुअली इसके अगर धार्मिक, जैसे हम पहले डिस्कस किया गया कि हर चीज़ के पीछे लॉजिक होता है, तो ये जब ग्रंथ लिखे गए थे तब नॉर्मली प्लॉटिंग होती नहीं थी, नहीं होती थी ना RCC होती थी, न बिजली की लाइन होती थी, न सीवरेज लाइन होती थी, न पानी की लाइन होती थी, न आर्किटेक्चर होता था। बिल्कुल सही है। तो मुझे समझ नहीं ये बने क्यों। फिर जब मैंने इन डेप्थ स्टडी की, मैंने काफ़ी रिसर्च की, तो मालूम पड़ा ये नियम बना है किलों के लिए। किले आपने देखा होगा, अगर कभी गए हो, अगर
कई किले एक सा होगा, जाने का एक रास्ता होगा, मुंह छोटा होगा, फिर बाद में पीछे ऐसा चौड़ा होता जाता बिल्कुल सही है। अधिकतर किले ये मिलेंगे। हाँ बिल्कुल। वो बनाया जाता है सुरक्षा की दृष्टि से। ये अगर छोटा होगा तो सुरक्षा करना आसान होगा। अगर कोई एक ही रोड होगा, अब टी पॉइंट भी इसलिए होता है कि टी पॉइंट होकर 3 रास्तों का हमला करना आसान होगा, इसलिए टी नहीं होना चाहिए। नारमुखी होगा तो मुंह चौड़ा होगा तो हमला करना आसान होगा, भाई छोटा है लेकिन आगे चल रहा है तो हमला करना आसान है, दुश्मन से बचना मुश्किल है। और नारमुखी होगा तो सर्वाइव करना, आपको सुरक्षा बहुत छोटे दरवाजे करनी है और आप दुश्मन का जवाब अच्छी तरह दे सकते हो। तो ये नियम तक किलों के लिए, घरों के लिए नहीं था। अब कोई लोग मानते हैं। तो इसमें शुभ अशुभ है भैया, देखो कोई शुभ नहीं होता है, कोई अशुभ नहीं होता है। नारमुखी उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऑफकोर्स ये बात है, अगर नारमुखी होता है तो विजिबिलिटी अच्छी होती है, दिखता अच्छा है, इसलिए कमर्शियल पसंद करते हैं, आपको मार्केटिंग का पैसा बचता है। नारमुखी होगा तो ऐसा नहीं कि शुभ है, वैसा ही असर करेगा। बस आप ये इंश्योर कीजिए आपके घर में नेचुरल हवा रोशनी आ जाए तो वास्तु ठीक है। आपके आसपास गंदगी ना हो, बदबू ना हो, नेगेटिव चीज़ें दिखने वाली ना हो, नेगेटिव डार्क कलर ना हो तो आपका अच्छा है। हर वो चीज़ जो आपके 5 सेंसेस को अच्छी लगे, छूने में अच्छी लगे, देखने में अच्छी लगे, सुनने में अच्छी लगे, सूंघने में अच्छी लगे, टच करने में अच्छी लगे, वो बेस्ट है। बाकी वास्तु पहले समझाना मुश्किल होता था साइंस के कंसेप्ट, इसलिए धर्म के साथ जोड़ के बताते थे, जबकि कोई शुभ अशुभ नहीं होता है। अब प्रैक्टिकल देखिए। थैंक यू रमेश सर, आपने बहुत गहराई से समझाया है, इतिहास से भी समझाया है, प्रैक्टिकल लॉजिकली हर चीज़ बहुत अच्छे से समझाई। आपकी बातें बड़ी सरल हैं, आसानी से समझने वाली हैं। और आज इतने ही सवाल हमारे पास आए हैं। एक कंस्ट्रक्शन रिलेटेड एक सवाल और आया है। ये लोगों का कहना है कि जैसे हम घर बनाना की सोचते हैं तो हमारा सबसे बड़ा सरदर्द ये हो जाता है कि हम किस व्यक्ति से कंस्ट्रक्शन कराएं, क्योंकि ठेकेदारों का नाम बहुत ख़राब है। स्टार्ट करते हैं, पैसे ज़्यादा मांगते हैं, काम रोक देते हैं, दादागिरी भी करते हैं कई। तो सीधे सच्चे लोग कैसे करें? कोई सलाह मशवरा इस मामले में, फिर हम देखिए हमारे तो रोज़ के काम है, हम अक्सर ऐसे चेक करते रहते हैं। कई ठेकेदार अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं, दोनों तरह के होते हैं। सबसे बड़ा फ़र्क जो होता है प्राइस का होता है। अच्छा ठेकेदार आएगा, ईमानदार आएगा, टेक्निकली साउंड आएगा, पढ़ा लिखा आएगा, उसकी प्राइस ज़्यादा होगी। हाँ बिल्कुल होगी। लेकिन हमारे क्या इंडिया में एक मिडिल क्लास है, हम बेसिकली इंडिया में हमारे डीएनए में पैसा बचाना है। हाँ बिल्कुल सही। हम मोल भाव करते हैं। बिल्कुल करते हैं। अरे यार तुमने 1800 रुपये, यार मेरा वो तो 1600 बना रहा है। 17 सस्ता लाएंगे बिल्कुल। अरे आपको क्या पता होता है कि सीमेंट बजरी का कितना मिक्सचर होना चाहिए? एब्सोल्युटली राइट। विट्रीफाइड और सेरेमिक टाइल कब और कहाँ लगती है, उनमें फ़र्क क्या होता है आपको पता है? तराई कैसे होती है, अंदर टर्मेट ट्रीटमेंट कैसे होता है, कई चीज़ें नहीं पता। कई लोग तो ऐसे कहते हैं कि हम मटेरियल मांगेंगे, खुद करवाएंगे काम, ताकि हम हमारे हिसाब से क्वालिटी रखें। मतलब अगर आपके पास अनुभव नहीं है तो ये बहुत बड़ी गलती है खुद कराना। अगर आपका अनुभव है, जानकारी है, सिविल कंस्ट्रक्शन नॉलेज है, आर्किटेक्ट की नॉलेज है, तो ही खुद कराइए। अदरवाइज प्रोफेसर के भरोसे रहिए। घर रोज़ रोज़ नहीं बनता है, लाखों करोड़ों रुपये आप इन्वेस्ट कर रहे हो, रिस्क मत लीजिए। बिल्कुल सही है। किसी प्रोफेशनल से बात कीजिए, किसी लीडिंग आर्किटेक्ट से बात कीजिए, किसी सिविल इंजीनियर से बात कीजिए, या रेफरेंस से जाइए। रेफरेंस जो रिलायबल लोग हो, रिलायबल ब्रोकर हो, या कोई रिलायबल अंकल हो, या ऐसे जिनको अनुभव हो, उनसे पूछिए। और उस जिस भी ठेकेदार जा रहे हैं उसके कम से कम 3 देखिए, उन्होंने 3 मकान बनाया कि नहीं बनाया, 3 प्रॉपर्टी उसकी देखिए, और उसके घर वालों से फीडबैक लीजिए उसकी एब्सेंट में, फिर आपको मालूम पड़ेगा सही क्या है, गलत क्या है। और सबसे बढ़िया चीज़ यह है, रेफरेंस पे जाइए। रेफरेंस उसका जिस पे आप ट्रस्ट करते हो, जो लगता है रिलायबल हो। हम ऐसे ही जाते हैं, हम अनजान पे इस चीज़ में भरोसा नहीं कर सकते। छोटा पैसा हो, 5-10 हज़ार की बात हो, रिस्क ले सकते हैं। 50-50 लाख 1 करोड़ की बात हो, रिस्क लेना मतलब एडवाइजेबल नहीं। 200-300 रुपए आपके ज़्यादा लगते हो तो आप ज़्यादा दे दीजिए, क्योंकि सर ने एक बात बोली, घर रोज़ रोज़ नहीं बनता। एक एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे एक मिलने वाले थे, उन्होंने मुझसे पूछा था कि कंस्ट्रक्शन का, तो मैंने उनको एक रेफ़र किया था। तो उस मेरे ठेकेदार ने उनको पिछले साल बताई थी 1700 रुपये स्क्वायर फीट जी। तो उनको किसी ने कहा 1700 बहुत ज़्यादा है, हम तो 1500-1600 में करवाया काम जी। तो मेरे ठेकेदार ने कहा कि जो क्वालिटी में दे रहा हूँ ये तो मैं 1700 से कम नहीं दे पाऊँगा, मैं ये लिख के दे दूँ, स्पेसिफिकेशन दे दिया, आपको करा दो। उस क्लाइंट से मैंने कहा ठीक है आपकी मर्जी यार, आप जानो, आपका काम जाने। उस क्लाइंट से मैं 1 महीने बाद मिला तो उन्होंने कहा कि हमें 1550 में कॉन्ट्रैक्ट मिला, जो आप काम करके दे रहे हो वो हमें 1550 में काम हो गया, 1500 रुपये स्क्वायर, 150 रुपये स्क्वायर फीट बच गए। यानी कि हमने 1500 स्क्वायर फीट 20 लाख में बचा दिए। रमेश जी आपने तो हमें महंगा बताया था। हो सकता है आज 1 साल बाद जब उनका मकान बन गया तो वो मुझके आके अपने दर्द रो रहे थे, यार रमेश जी हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, 100-150 रुपये बचाने के चक्कर में हमारे 10-15 लाख बच तो गए, लेकिन हमारे प्रॉपर्टी की वैल्यू 20-25 लाख रुपये कम हो गई है, क्योंकि उस मकान मालिक ने उसका वाटर प्रूफिंग नहीं की थी। तो पहली बारिश में उनके सीलने आ गई
उसने उनके टर्म ट्रीटमेंट नहीं किया था तो उनके क्या कहते कुल मिला हैं के दीमक लगने लग गई। उन्होंने टाइलें उसे बोली थी जगुआर की, पर लोकल मोरी टाइलें लगा दी जो पहले ही मतलब साल में स्क्रैचेस आगे दिखने लग गए, और पेंट ऐसा ही पहली बारिश में ही धुल सा गया जो वाटर प्रूफिंग था। तो उनको बहुत पछतावा हो रहा है कि मैंने 10-15 लाख बचाने के चक्कर में मैंने मेरे 1.5 करोड़ के मकान की ये जो आपने बात बोली, ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ घटना घट चुकी है, तो सबका दर्द वही है। तो वही बात कहना चाह रहे हैं सर, वापस से 200-300 ज़्यादा लगते हो तो प्रोफेशनल के साथ ही जाएं, तो ही आपके लिए आपके मकान की वैल्यू रहेगी और आराम से सुखद ज़िंदगी रहेगी। सो सर, आज के लिए इतना ही, और आपने अपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद, आपके सवालों के माध्यम से। और आज हम इसको यहीं विराम करेंगे। और अगर आपको और भी आपके सवाल हैं कहीं पंचशील, वैशाली, अलग अलग क्षेत्रों से अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं रमेश सर से, आप बेशक नीचे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप छोड़ दीजिए, सवाल छोड़ दीजिए, या फिर मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर आप मुझे सीधे मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर।